जवानी में कई गजलें, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पे। मैं ऋषि आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाइव चैप्टर का चौथा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पीछे भी 3 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपको वो सही वीडियो छूट के आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या नहीं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ठीक है, देखिए क्या है पहला नियम। पहला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य आप लोग जानते हैं कि ध्रुव से गुजरने वाली रेखा जो केंद्र को काटते हुए ध्रुव को काटती है वो क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नहीं तो क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। मतलब क्या कि यदि मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। अगर यहाँ से प्रकाश देते हैं तो किरण यहाँ से अगर क्या है, मुख्य अक्ष समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या होगी, ये दर्पण के फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। फिर से समझिएगा कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, लेकिन जब यहाँ दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद क्या हो रही है, ये मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पहला नियम। फिर समझिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, कब? प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। समझिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण कहां से, जो किरण खुद ब खुद पहले से ही कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है। कहां से? मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिएगा क्या कह रहा है कि पहला हम क्या देखे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात आपको मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, क्या? मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। क्या है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। समझिएगा क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, क्या? मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अवतल दर्पण से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। क्या है? अवतल दर्पण से गुजरने वाली किरण, क्या अवतल दर्पण, सॉरी छूट गया कुछ, इसको लिख लेंगे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, कौन सी किरण? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात ठीक अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। क्या होती है? जिस पथ से जाती है, किस होकर? दर्पण के वक्रता केंद्र किससे, क्या है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, तो क्या होती है? ठीक उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, ये तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम कहता है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य तिर्यक दिशा समझते हैं आप। तिर्यक रेखा क्या होता है कि दो समांतर रेखाओं काटने वाली किरण क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ठीक है,
तो अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। मतलब क्या है कि बिंदु P की ओर जो कोई तिर्यक रेखा आती है, तिर्यक दिशा में आपतित किरण मतलब किरण आती है, ठीक है, वो क्या होती है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक, और आपतित तथा परावर्तित किरण, कौन, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर क्या करती है, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। क्या करती है, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, अवतल दर्पण किरण आरेख बनने के कुछ नियम। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, मतलब क्या है, वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, अगर वस्तु बिंब कहाँ है, अनंत, मतलब वस्तु अनंत पर रहेगा, कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस एफ पर। कहाँ, फोकस, मुख्य फोकस होता है एफ, उस पर प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अगर बिंब की स्थिति सी से पड़े, मतलब सी से हट के हो, क्या हो, सी से हट के हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, एफ तथा सी के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, एफ तथा सी के बीच, मतलब क्या, मुख्य फोकस तथा केंद्र के बीच में होगी। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी पर, कहाँ है, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, एकदम समान साइज, मतलब क्या, जो आकार वस्तु का वही आकार प्रतिबिंब का। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अगर सी तथा एफ के बीच में हो, कहाँ हो, सी तथा एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, सी से परे, मतलब सी से हट के। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बिंब की स्थिति एफ पर, यदि मतलब वस्तु कहाँ है, एफ पर है, तो बस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत अधिक बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अब क्या है, बिंब की स्थिति फिर देखिए, पी तथा एफ के बीच हो, कहाँ, पी तथा एफ के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, विवर्धित और बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आता है समझ में, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दोस्तों क्या है, क्या कोई व्यक्ति मेहनत करता है, अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मुझे थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्या है कि हम लोग कोई उम्मीद लेकर जीते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं होता। तो सबके पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य बनना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए अगर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो लक्ष्य मुझे प्राप्त होता है। एक आवश्यक सूचना, यदि आपको इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, नोट्स मिल जाएगा। अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने पे नोट्स फ्री में दिया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप मुझे बताएंगे, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये 5 सितंबर तक का ऑफर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे हम क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। अब देख क्या है अवतल दर्पण के उपयोग, सामान्यतः कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर समझिए कहाँ कहाँ, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में क्यों किया जाता है, तो शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। ठीक है, दांत विशेषज्ञ मतलब दांत के चिकित्सक जो होते हैं वो मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखिएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद सेविंग मतलब हजामती दर्पण,
सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने आप, वहां पे भी क्या होता है, अब्दुल दर्पण ही लगा होता है। क्यों? वो लोगों के चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, वह क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। किसके लिए? सौर भट्टी होती है, सूरज के प्रकाश से भट्टी जलाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अब्दुल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप कॉपी पे लेके बैठा कीजिए, इसको लिखा कीजिए। मैंने कहा ना, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अभी 5 सितंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा, एक ही चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपको इसका पूरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, या हमारे चैनल, हमारे कोचिंग सेंटर के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।